हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर के सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अगले आने वाले हैं वो आपको टाइम से मिलते रहे। तो 26 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मतलब जो भी आज के चैनल न्यूज़ में रहे होंगे, उन सबको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। पहला आर्टिकल देखो हमारा क्या लिखा हुआ है। सारापोवा ब्रायन बंधु 2025 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने गए हैं। ये जो प्लेयर है बहुत चर्चित प्लेयर है, बहुत सारे इन्होंने अवार्ड्स वगैरह जीत रखे हैं। तो इनको 2025 के लिए चुना गया है। कैटेगरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसको चुना गया है? सारापोवा ब्रायन बंधु। ठीक है, देखो क्या लिखा है। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया सारापोवा और टेनिस इतिहास की सबसे सफल युगल टीम ब्रायन बंधुओं, जिसमें बॉब और माइक दोनों लोग शामिल हैं, को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की 2025 में होने वाली क्लास से नामित किया गया है। अगला लिखा, सारापोवा करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली पहली रूसी महिला है। तो पहली महिला नहीं है, लेकिन पहली रूसी महिला है। रूस से पहली बार किसी महिला ने एक खिताब जीता है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक भी जीता था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ब्रायन बंधुओं की जोड़ी ने पेशेवर युगल का रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ 119 खिताब जीते हैं, जिनमें से कितने हैं? 16 जो हैं ग्रैंड स्लैम है। इसको आप सर्च करेंगे तो इस अवार्ड को हासिल करना मतलब कि आपने बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जब तब जाकर किसी को मिलता है। ठीक है, 39 ATP मास्टर्स हैं, 1000 और 4 बार ATP फाइनल्स खिताब वगैरह इन्होंने जीत रखे। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संघ के विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता थे उनको जो है यहाँ पर किससे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ के विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से। तो यूरोपीय संघ जो है हर साल ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करती है जो एक तरीके से क्या करते हैं, विचार स्वतंत्र, मतलब अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखते हैं, अपनी जान की जो है फिक्र नहीं करते, किसी भी चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए जो है एक तरीके से उनको दिया जाता है। तो यूरोपीय संसद ने विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार प्रदान किया है। नाम याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम क्या है? सखारोव पुरस्कार। वेनेजुएला के विपक्षी नेता है मारिया कोरिना, इनको दिया गया है। ठीक है, और एडमंडो गोंजालेज, 2 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें उद्देश्य की तो वही है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए वेनेजुएला के लोगों की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके प्रयासों के लिए उनको दिया गया है। सखारोव पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है और स्वतंत्रता मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए दिया जाता है। 1988 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा डेट 1988 से शुरू किया गया था। मानवाधिकारों को बनाए रखने में वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट नेतृत्व और उपलब्धियों को मान्यता देता है। उसके साथ ही ये पहला पुरस्कार जो है दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला और रूसी अनातोली मार्चेको को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार किसे दिया गया था। तो ठीक है, इन 2 व्यक्तियों को जो है पहली बार दिया गया था। नेल्सन मंडेला, इनका नाम सुना होगा। फिर क्या है? अनातोली मार्चेको। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ पर हम। फिर लिखा है ASW, यहाँ पे ASWC मैंने लिख दिया। तो ASW और ASWC परियोजना के 7वें जहाज, जिसका नाम है अभय, का शुभारंभ जो है किया गया। अलग अलग जहाज़ों का शुभारंभ हम करते रहते हैं, उसी की श्रेणी है। भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स GRSE द्वारा निर्मित 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सैली वाटरक्राफ्ट अभय को जो है एक तरीके से उतारा गया है मैदान में, इसलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अभय का शुभारंभ जहाजी निर्माण में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत के प्रति राष्ट्र, जैसे क्या है, हम क्या करें, बहुत सारे जहाज, अलग अलग पनडुब्बियाँ, अलग अलग जो है इक्विपमेंट जो है लड़ाई से झगड़े मतलब लड़ाई मतलब मारपीट वाले वो तोप, बंदूकें, अलग अलग तरीके से हम मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं। उसी का एक बोल सकते हैं कि हम भारत में ही बना रहे हैं, हम कहीं दूसरे देश से इसको खरीद नहीं रहे हैं। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है
टाइम टाइम पर जो है नए नए जहाज है, नई नई पनडुब्बियाँ हैं जो हमारी भारतीय नौसेना में शामिल होती रहती हैं। अब हम बात करें भारतीय नौसेना की, तो जो है 26 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 5 सितंबर 1612 ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में, जब मतलब हमने जो है स्वतंत्रता के बाद इसको ये मान सकते हैं, लेकिन जो है इसके पहले भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ये उपलब्ध था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आदर्श वाक्य इसका है सम नो वरुण, मतलब जिसका अर्थ है हे वरुण आप हमारे लिए शुभ हैं। अब देखो नौसेना है तो वरुण, आपने सुना हो सारे देवताओं के बारे में पढ़ा, तो वरुण इनको माना जा रहा है, ठीक है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस जो है जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन ना मना करके 4 दिसंबर को मना रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार होता है जो स्थापना दिवस होता है हम उसी को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग है थोड़ा। अगली है, केंद्र ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महामारी निधि परियोजना और पशुधन जनगणना शुरू की है। देखो हमें ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इतने से ही कि भाई केंद्र सरकार ने शुरू की है, ठीक है, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के कि भाई पशु बीमार ना पड़े, गाय भैंस जो भी हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है वो बीमार ना पड़े, उनको जो महामारियां वगैरह हो जाती हैं, होता ना कि कोई एक बीमारी चली सारे जानवर वहाँ पे मरना शुरू हो गए, ठीक है, तो उनसे हम बचाव कर पाए। साथ में पशुधन जनगणना भी शुरू की ताकि हमारे पास डाटा रहे कि हमारे पास कितना पशुधन है। लिखा है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किया है। 21वीं नंबर की है, ठीक है। यह जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। देश में प्रथम बार पशु गणना वर्ष 1919 में की गई थी, ठीक है, पहली बार जो है 1919 में की गई थी, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में पशुधन जनगणना की जाती है, मतलब क्या है हर 5 साल में एक बार जो है पशुओं की जो है गणना करते कि हमारे पास बढ़े हैं कि घटे हैं। उसके साथ ही 21वां संस्करण है ये महामारी निधि योजना, मतलब ही अगर कोई बीमारी ऐसी फैलती है तो उससे बचाव के लिए हमारे पास फंड इकट्ठा हो, ऐसा ना हो कि पैसे की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास फंड ही नहीं। तो लिखा भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने $25 मिलियन की महामारी निधि योजना शुरू की है। साथ में इसे एशियाई विकास बैंक ADB, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि किसके किसके सहयोग से इसे लागू किया जा रहा है, ठीक है। 3 संगठन है ADB, FOA और क्या है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। 3 संस्थान यहाँ पर शामिल होकर के इस योजना को लागू कर रहे हैं। अगली हमारी न्यूज़ है, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए हाथ मिला। तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हमारे यहाँ पर किसके लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिजिटल का, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, उसके लिए जो है हमने जो है ऐसे देशों से एक तरीके से हाथ मिलाया है जो अपने आप में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उसी के लिए लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को एक नए ढांचे के शुभारंभ की घोषणा की है जो भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा। फिर लिखा इस संबंध में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक और कोरिया के आयात निर्यात बैंक, इन सब के द्वारा मिलके घोषणा की गई है कि हम जो है इस योजना को वहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर लिखा है DFC के CEO स्कॉट नाथन, JBIC के गवर्नर नोबुमित्सु हयाशी और कोरिया एक्सिम बैंक के चेयरमैन जो हैं CEO ही सुंग यून ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5G, OpenAI, पनडुब्बी केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, दूर संचार टावर, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स जिसमें हम सामान खरीदते बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं,
क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं में यहाँ पर इनके द्वारा जो है मदद की जाने वाली है। अगला देखें हम, प्रधानमंत्री ने प्रख्यात नर्तक और सांस्कृतिक प्रतीक श्री कनक राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इनका निधन हुआ है और जो है इनको जो है तरीके से याद किया जा रहा है, या फिर मान लीजिए शोक व्यक्त किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप कितना भी मोदी जी की बुराई करें या तारीफ करें, पढ़ना आपको पड़ेगा सारा, पेपर में वही आएगा जो मोदी जी कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, जो उन्होंने किया है। ठीक है, क्या लिखा है, आज प्रख्यात नर्तक और सांस्कृतिक प्रतीक श्री कनक राजू जी के उनका निधन हो गया है। गुड़ासी नृत्य को संरक्षित करने में उनका समृद्ध योगदान रहा है। एक नई नृत्य कला है जिसका नाम है गुसाडी नृत्य कला है। मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर आपको इसकी इमेज वगैरह देखनी है तो देखो, इमेज देखोगे ना तो याद रहेगा ज़्यादा। तो गुसाडी जो है नृत्य कला आप देखोगे तो आपको फ़ोटो 2-4 दिख जाएंगी। आप में से बताना कमेंट करके आपको कितने लोगों को पता है कि ये कौन सी है। गुसाडी नृत्य तेलंगाना का एक लोक नृत्य है, साथ में गौंड जनजाति के लोगों का पारंपरिक नृत्य भी है ये, तथा आदिलाबाद जिले के देवताओं के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। अगर बात करें तेलंगाना राज्य की स्थापना की तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री अभी है रेवंत रेड्डी। ठीक है, अब 4 साल बाद कोई पढ़े इसको तो रेवंत रेड्डी नहीं याद रखना है, समय के साथ जो है बदलता रहता है। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेस द्वारा आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और शैक्षणिक पहलुओं को बढ़ाने का कार्यशाला आयोजित की गई है यहाँ पर। ठीक है, आदिवासी छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने 24 अक्टूबर 2024 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण विषय पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह कार्यक्रम जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का एक तरीके से हिस्सा है। अगर बात करें तो आयुक्त श्री अजीत के श्रीवास्तव ने कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस संस्थान के जो आयुक्त हैं उन्होंने इसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया है। अगली न्यूज़ हमारी है PM यशस्वी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे सारी कैटेगरी है, OBC है, EBC है, DNT है। DNT कौन सी कैटेगरी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखो क्या लिखा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना यहाँ पर जारी की है। PM छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है एक तरीके से। इसका उद्देश्य जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और विमुक्त जनजातियां, जिनको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं DNT के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या है, स्कॉलरशिप दी जा रही है OBC, EBC और DNT के छात्रों को। देखो यहाँ पे लिखा है तीनों कैटेगरी के छात्र हैं। यहाँ पे 5 उपयोजनाएं हैं। तीनों कैटेगरी के छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाने वाली है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दी जाने वाली है, फिर क्या है टॉप क्लास स्कूली शिक्षा भी दी जाएगी तीनों को, और फिर यहाँ पे है टॉप क्लास कॉलेज की शिक्षा के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। बस 5वां याद रखना है, OBC के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण योजना सिर्फ और सिर्फ जो है OBC के लिए है। ये छात्र और छात्रों के लिए जो है छात्रावास निर्माण योजना। अगली हमारी न्यूज़ है आज की, भारत और सिंगापुर का सिम्बेक्स अभ्यास। देखो ये सिम्बेक्स जो है, याद रखना सिम्बेक्स हमेशा सिम्बेक्स ही रहता है, क्योंकि भारत और जो है किसका रहता है, ये सिंगापुर का। सिंगापुर और भारत का समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम सिम्बेक्स है। 23 अक्टूबर को शुरू हुआ है। 31वां जो है ये संस्करण है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मैत्री संबंध को स्थापित करना जो है इसका उद्देश्य रहा है। अगर बात करें सिम्बेक्स की कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। प्रतिवर्ष मतलब हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसे सिंगापुर और भारत द्वारा बारी बारी
आयोजित किया। जैसे इस बार जो है भारत में हो रहा है, तो 2025 का जो आपको कहाँ मिलेगा, सिंगापुर में होगा। ठीक है, एक बार भारत में होता है, एक बार जो है सिंगापुर में होता है। 30वां सिम्बेक्स जो है अभ्यास 21 से 28 सितंबर 2023 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। देखो जब भी कोई अभ्यास होता है ना, तो आपको ये याद रखना होता है कि पिछला वाला अभ्यास कहाँ हुआ है, इस बार का चलो यहाँ पे हो रहा है, अगर अगला वाला अभ्यास होने वाला है तो कहाँ पर होगा। ठीक है, कहाँ पर हो, कौन सी जगह पे होगा, या उसकी कौन सा नंबर का होगा। तो ये चीज़ें हमें जो है याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी है भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उससे जो है उज्बेकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ जो है कुछ समझौते किए हैं। तो हमारे यहाँ का कोई आयोग जो है दूसरे देश के आयोग के साथ समझौता करना जरूरी है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुआ है। राजीव कुमार आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए हुए हैं। साथ में 27 अक्टूबर को मतदान भी वहां पर होने वाला है। कहां पर, उज्बेकिस्तान में। अगली हमारी न्यूज है ब्रिक्स में जुड़े 13 पार्टनर देश। तो कहाँ 13 पार्टनर देश यहाँ पर जो है ब्रिक्स में आए हुए थे। 16वें ब्रिक्स का हाल ही में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 13 पार्टनर देश यहाँ पर आए हुए थे। बात करें तो जो 13 पार्टनर है इसमें कौन कौन से हैं, तो ब्रिक्स अगर बात करें अफ्रीका से कौन कौन शामिल था, तो अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा। फिर यूरोप से थे बेलारूस, लैटिन अमेरिका से बोलीविया और क्यूबा, एशिया से टर्की, दक्षिण पूर्व एशिया से यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, और मध्य एशिया से बात करें उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ये हमारी होगी आज की सारी न्यूज़ जो हमने अच्छे से कवर कर ली है। बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, वरना पता चले कि आज की न्यूज़ ही 1 घंटे की जा रही है, बोर हो जाओगे, तो लोग पागल हो जाओगे कि मैम क्या पढ़ा रही है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर कर ले, ताकि बस आप सुनो, समझो और जाओ। ठीक है, चलो हम मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।